नमस्कार और तीस्ता में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस के पहले चैप्टर यानी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, हिंदी में कहें तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसको ना हम बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, क्या केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में थोड़ी दिक्कत आती है? या फिर जो रिएक्शंस के अलग अलग टाइप्स हैं उनमें कन्फ्यूजन होता है? अगर हाँ, तो फिर ये डिस्कशन बिल्कुल सही जगह है। हम बस कुछ ही मिनटों में वो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देख लेंगे जो एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाने के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। देखिए आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि भाई कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है, ये पता कैसे चलता है। फिर इक्वेशन कैसे लिखते हैं और सबसे जरूरी उसे बैलेंस कैसे करते हैं वो सीखेंगे। इसके बाद हम कॉम्बिनेशन, डीकॉम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट जैसी मेन रिएक्शंस को समझेंगे। और आखिर में देखेंगे कि ये जो रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं उनका हमारी डेली लाइफ पर क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहला सवाल, ये रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन आखिर है क्या? देखिए, सीधी सी बात है, जब भी कोई केमिकल चेंज होता है ना, तो हम कहते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हुई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमें पता कैसे चलेगा? मतलब हम पहचानेंगे कैसे कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई भी है या नहीं? इसके ना 4 मेन इंडिकेटर्स होते हैं। पहला है चेंज इन स्टेट यानी अवस्था में परिवर्तन। सोचिए जैसे मोमबत्ती जलकर गैस बन जाती है। दूसरा है चेंज इन कलर, रंग में बदलाव। तीसरा इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, मतलब किसी गैस का निकलना। और चौथा चेंज इन टेम्परेचर यानी तापमान में बदलाव, कोई चीज या तो गर्म हो जाएगी या ठंडी। ठीक है, तो अब हम रिएक्शन को पहचान तो सकते हैं। तो अगला कदम है उन्हें इक्वेशन के रूप में लिखना और बैलेंस करना। ये एक तरह से केमिस्ट्री की लैंग्वेज है। पर एक मिनट, इक्वेशन को बैलेंस करना इतना जरूरी क्यों है? इसका जवाब छिपा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये नियम बस इतना कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना तो बनता है और ना ही खत्म होता है। मतलब रिएक्शन से पहले जितना टोटल वजन था, रिएक्शन के बाद भी ठीक उतना ही रहेगा। चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये जो स्क्रीन पर इक्वेशन है, ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। इसे हम स्केलेटल इक्वेशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बस रिएक्शन का एक ढांचा है। यहां पर आयरन यानी लोहा पानी की भाप से रिएक्ट कर रहा है। चलिए मिलकर इसे बैलेंस करते हैं। अब जरा इस टेबल को देखिए, इससे साफ पता चल जाएगा कि ये अनबैलेंस्ड क्यों है। लेफ्ट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट्स की तरफ देखो, आयरन यानी Fe का सिर्फ एक एटम है, जबकि राइट हैंड साइड यानी प्रोडक्ट्स में 3 हैं। और ऑक्सीजन का भी यही हाल है, बाईं तरफ 1 और दाईं तरफ 4। तो ये तो बराबर नहीं है। इसे बैलेंस करने के लिए हम हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करेंगे। स्टेप 1, सबसे पहले उस एलिमेंट को पकड़ते हैं जिसके एटम्स सबसे ज्यादा हैं। यहां पर वो है ऑक्सीजन। दाईं तरफ 4 हैं, तो हम बाईं तरफ H2O के आगे 4 लगा देते हैं। स्टेप 2, अब हाइड्रोजन की बारी। बाईं तरफ 4 × 2 यानी 8 हाइड्रोजन हो गए, तो दाईं तरफ H2 के आगे भी 4 लगाना पड़ेगा। स्टेप 3, और आखिर में बचा आयरन। दाईं तरफ 3 आयरन है, तो हम बाईं तरफ Fe के आगे 3 लगा देंगे और ये हो गया। अब आप चेक करो, एटम्स की गिनती दोनों तरफ बराबर है। ये है हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं रिएक्शंस के टाइप्स पर। सबसे पहले बात करते हैं कॉम्बिनेशन यानी संयोजन और डीकॉम्पोजिशन यानी वियोजन अभिक्रियाओं की। ये दोनों एक दूसरे के एकदम ऑपोजिट हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें 2 या 2 से ज्यादा चीजें कंबाइन होती हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती हैं। सिंपल फॉर्म में देखें तो A और B मिलकर AB बनाते हैं। इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, जब हम बिना बुझे चूने यानी कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालते हैं तो स्लेट लाइम बनता है। इस प्रोसेस में ना बहुत ज्यादा हीट निकलती है, इसीलिए इसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। अब इसका ठीक उल्टा है डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसमें एक सिंगल रिएक्टेंट टूटकर या डीकंपोज होकर छोटे छोटे सिंपलर प्रोडक्ट्स बनाता है। यहां ए भी टूट रहा है ए और बी में। जैसे कि जब फेरस सल्फेट को हीट किया जाता है तो वो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। अब देखिए, इस रिएक्शन को होने के लिए हीट की जरूरत पड़ी। इसने हीट को एब्जॉर्ब किया, इसीलिए इसे एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की यानी विस्थापन अभिक्रियाओं की।
यहां पर ना दो तरह की रिएक्शंस हैं। एक है डिस्प्लेसमेंट और दूसरी है डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट मान लीजिए ए आता है और कम रिएक्टिव एलिमेंट बी को उसकी जगह से हटा देता है। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं होता। यहां पर दो कंपाउंड्स अपने आयंस की अदला बदली कर लेते हैं और दो बिल्कुल नए कंपाउंड्स बन जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट का ये एक क्लासिक एक्सपेरिमेंट है। जब एक लोहे की कील को नीले रंग के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है, लोहा जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो कॉपर को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देता है और नतीजा, कील के ऊपर कॉपर की एक भूरी परत जम जाती है और जो नीला सॉल्यूशन था वो धीरे धीरे फीका पड़ जाता है। चलिए अब हमारे अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं, ऑक्सीडेशन यानी उपचयन और रिडक्शन यानी अपचयन। याद रखिए, ये दोनों रिएक्शंस हमेशा एक साथ होती हैं, इसीलिए इन्हें मिलाकर रीडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। इस टेबल से इसे याद रखना बहुत आसान हो जाता है। देखिए, ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना यानी गेन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन का मतलब है ऑक्सीजन का हटना यानी लॉस ऑफ ऑक्सीजन। बस एक लाइन याद रखिए, ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इस एग्जाम्पल में देखिए, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्ट करके कॉपर और पानी बना रहा है। अब ध्यान से देखो, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया तो उसका हो गया रिडक्शन, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया तो उसका हो गया ऑक्सीडेशन। देखा, दोनों साथ साथ हुए। अब ये जो रेडॉक्स रिएक्शंस हैं, ये सिर्फ किताबों या लैब में नहीं होती, इनका हमारी डेली लाइफ पर भी बहुत बड़ा असर होता है। इसके दो सबसे कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। पहला है कोरोजन यानी संक्षारण, जैसे लोहे पर जंग लगना, ये एक तरह का ऑक्सीडेशन ही है। और दूसरा है रेंसिडिटी यानी विकृत गंधिता, जब तेल या फैट वाली खाने की चीज़ें हवा के ऑक्सीजन से रिएक्ट करके खराब हो जाती हैं और उनमें से स्मेल आने लगती है। इसीलिए तो चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरते हैं ताकि ऑक्सीडेशन ना हो। तो अब आखिर में एक सवाल, क्या करोजन और रैंसिडिटी के कुछ और एग्जाम्पल्स सोचे जा सकते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं? सोचेगा जरूर। उम्मीद है कि इस क्विक रिवीजन से सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अपनी पढ़ाई जारी रखिए और तिस्ता के साथ सीखते रहिए।